मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। परशुराम शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास 10 जनवरी की रात, भाग 3। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अगले हफ्ते रमेश से विजय की मुलाकात हुई। गुरु, विजय बोला, कुछ मदद करोगे? तुम्हारा तो कोई ना कोई मरता ही रहता है। अब कौन मर गया? कोई नहीं यार, बस कुछ रुपयों की जरूरत आ पड़ी। रुपए और मेरे पास? रमेश ने गर्दन झटकी। अबे यार, अर्जेंट मामला है, किसी की जिंदगी मौत का सवाल है। मुझे हर हालत में 60,000 का इंतजाम करना है। तुम बताओ कितना कर सकते हो? 1 महीने बाद तुम चाहे मुझसे 60 के 60,000 ले लेना, ज्यादा भी ले लेना, चलेगा। रमेश कुछ देर तक सोचता रहा। शादी की सालगिरह 1 माह बाद आने वाली थी। कैलाश वर्मा ने उसे 30,000 दिए थे, बाकी 10 बाद में देने को कहा था। 30,000 विजय के काम आ गए तो उससे जरूरत पड़ने पर 60 ले सकता था और 60,000 में सीमा के लिए अंगूठी खरीद कर प्रेजेंट दे सकता था। 30,000 में काम चल जाएगा? बेशक चलेगा, दौड़कर चलेगा। ठीक है, 30 दिए। विजय जानता था रमेश स्वाभिमानी व्यक्ति है। अगर विजय उसकी स्थिति को भांपते हुए 30,000 की मदद की पेशकश करता तो शायद रमेश ऑफर ठुकरा देता। ना ही वह किसी से उधार मांगने वाला था, लेकिन इस तरह से दाव फेंक कर विजय ने उसे चक्रव्यूह में फांस लिया था। 60,000 खर्च करके मुझे 1,20,000 मिल जाएगा, जिसमें से 60,000 तुम्हारा समझो, क्योंकि आधी रकम तुम्हारी है। मैं तुमसे तुम्हारा बिजनेस नहीं पूछूंगा कि ऐसा कौन सा धंधा है। जाहिर है तुम कोई खोटा धंधा तो करोगे नहीं। मुझे 1 महीने में रिटर्न कर देना। 60 ही लूंगा, और ध्यान रखना, मैं कभी किसी से उधार नहीं पकड़ता। मुझे मालूम है। विजय ने यह पंगा ले तो लिया था, अब उसके सामने समस्या यह थी कि बाकी के 30 का इंतजाम कैसे करे। उसकी ऊपर की कोई कमाई तो थी नहीं। उसके सामने अब 2 विकल्प थे। उसकी माँ ने बहू के लिए कुछ आभूषण बनवाए हुए थे। पिता का स्वर्गवास हुए 4 साल गुजर चुके थे। विजय का एक भाई और था जो छोटा था और बड़ौदा में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसका भार भी विजय के कंधों पर होता था। माँ ने अपनी सारी कमाई से बस एक मकान बनाया था और बहू के लिए जेवर जोड़े थे। इन आभूषणों की स्वामिनी तो वैशाली थी। माँ ने भी वैशाली को पसंद कर लिया था और जल्दी उसकी सगाई होने वाली थी। अड़चन सिर्फ यह थी कि वैशाली शादी से पहले कोई मुकदमा लड़कर जीतना चाहती थी। वैशाली रमेश की असिस्टेंट थी और रमेश के मुकदमे को देखती थी। व्यक्तिगत रूप से अभी तक उसे कोई केस मिला भी नहीं था। आभूषणों को गिरवी रख 30,000 का प्रबंध करना यह एक तरीका था, या फिर मकान के कागजात रखकर रकम मिल सकती थी। वह सोचने लगा कि 30,000 की रकम वह साल भर में किसी तरह चुकता कर देगा और गिरवी रखी वस्तु वापस मिल जाएगी। अंत में उसने तय किया कि आभूषण रख देगा। रमेश की घरेलू जिंदगी में अब छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे। अगर इस वर्ष रमेश अपनी पत्नी को अंगूठी प्रेजेंट ना कर पाया तो कोई तूफान भी आ सकता था। सीमा ने अब क्लब जाना बंद कर दिया था। यह बात रमेश ने उसे एक दिन बताई थी। जब वह एयर होस्टेस रही होगी तब उसे यह लत पड़ गई थी। उसके कुछ दोस्त भी होंगे जो जाहिर है कि ऊंचे घरानों के होंगे। मैंने सोचा था कि वह खुद समझकर घरेलू जिंदगी में लौट आएगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। जाहिर है मैंने भी कभी उसके प्रोग्राम में दखल नहीं दिया, मगर फिर हद होने लगी। मैं जो कमाऊं वह उसे क्लबों में ठिकाने लगा देती थी, और फिर मैं उसके लिए अंगूठी तक नहीं खरीद सका। अब क्या दिक्कत है? उस दिन के बाद भाभी ने क्लब छोड़ दिया, शराब छोड़ दी। अब तो तुम्हें शादी की सालगिरह पर जोरदार पार्टी दे देनी चाहिए। उसके मन के अंधड़ को मैं समझता हूँ। वह मुझसे रूठ गई है यार, क्या करूं? इस बार अंगूठी दे ही देना। क्या कीमत है उसकी? 58,000 हो गई है।
60,000 मिलते ही आपकी बार मत चूकना चौहान, बस फिर सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। 10 दिन बाद ही एक धमाका हुआ। सभी अखबार सावंत की सनसनीखेज हत्या की वारदात से रंगे हुए थे। टीवी, रेडियो, हर जगह एक ही प्रमुख समाचार था। एमपी सावंत की बर्बर हत्या कर दी गई। सावंत को स्टेन गन से शूट किया गया था और उसके शरीर में 8 गोलियां धंस गई थीं। यह घटना गोरेगांव के एक क्रॉसिंग पर घटी थी। इंस्पेक्टर विजय तुरंत ही पूरी फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंच गया। एमपी सावंत की जिस समय हत्या की गई वह उस समय एक बुलेट प्रूफ कार में था। उसके साथ 2 गनर भी मौजूद थे। दोनों गनर बुरी तरह घायल थे। घटना इस प्रकार बताई जाती थी। सावंत गाड़ी में बैठा था। अचानक इंजन की खराबी से गाड़ी रास्ते में रुक गई। गोरेगांव के इलाके में एक चौराहे के पास ड्राइवर और गनर ने धक्के देकर उसे किनारे लगाया। उस समय सावंत को कहीं जल्दी जाना था। वह गाड़ी से उतरकर टैक्सी देखने लगा और तभी हादसा हुआ। एक टैक्सी सावंत के पास रुकी। ठीक उसी तरह जैसे सवारी उतरती है, टैक्सी के पीछे का द्वार खुला और एक नकाबपोश प्रकट हुआ। इससे पहले कि सावंत कुछ कह पाता, नकाबपोश ने निहायत फिल्मी अंदाज में स्टेन गन से गोलियों की बौछार कर डाली। गनर फायरिंग सुनकर पलटे कि उन पर भी फायर खोल दिए गए। गनर गाड़ी के पीछे दुपक गए। एक के कंधे पर गोली लगी थी और दूसरे की टांग में 2 गोलियां बताई गईं। ड्राइवर गाड़ी के पीछे छिप गया था। नकाबपोश जिस टैक्सी से उतरा था उसी से फरार हो गया। पुलिस को टैक्सी की तलाश शुरू करनी थी। विजय इस घटना के कारण उन दिनों बहुत व्यस्त हो गया। उस इलाके के बहुत से बदमाशों की धरपकड़ की, चारों तरफ मुखबिर लगा दिए और फिर रमेश ने 3 दिन बाद ही समाचार पत्र में पढ़ा कि सावंत के कत्ल के जुर्म में चंदन को आरोपित कर दिया गया है। चंदन अंडरग्राउंड था और पुलिस उसे तलाश कर रही थी। विजय ने दावा किया कि उसने मामला खोज दिया है। अब केवल हत्यारे की गिरफ्तारी होनी बाकी है। चंदन अभी तस्करी का धंधा करता था और कभी वह सावंत का पार्टनर हुआ करता था। विजय की इस तफ्तीश से रमेश को भारी कोफ्त हुई। उसने विजय को फोन पर तलाशना शुरू किया। करीब 4-5 घंटे के बाद शाम को खुद विजय का फोन आया। क्या बात है, तुम मुझे क्यों तलाश कर रहे हो? भाई जरा बहुत व्यस्तता बढ़ी हुई है, पढ़ ही रहे होंगे अखबारों में। वह सब पढ़ने के बाद ही तो तुम्हारी तलाश शुरू की। कोई खास बात? खास बात यह है कि अगर तुमने चंदन को गिरफ्तार किया तो मैं उसका मुकदमा फ्री लड़ूंगा। इतना कहकर रमेश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। विजय हेलो हेलो करता रह गया। रमेश की इस चेतावनी के बाद विजय का अपने स्थान पर रुके रहना संभव न था। सारे जरूरी काम छोड़कर वह रमेश की तरफ दौड़ पड़ा। रमेश उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हारे इस फैसले का क्या मतलब हुआ? क्या तुम्हें मेरी ईमानदारी के ऊपर शक है? ईमानदारी पर नहीं, तफ्तीश पर। क्या कहते हो यार? मेरे पास पुख्ता सबूत है। एक बार वह मेरे हाथ आ जाए, फिर देखना मैं कैसे अपने डिपार्टमेंट की नाक ऊंची करता हूँ। एसएसपी कह रहे थे कि सीएम साहब खुद केस में दिलचस्पी रखते हैं और केस उलझाने वालों को अवार्ड तक मिलने की उम्मीद है। उनका कहना है कि हत्यारा चाहे जितनी बड़ी हैसियत क्यों ना रखता हो, बख्शा ना जाए। और तुम बड़ी बहादुरी से चंदन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। यह चंदन का क्लू तुम्हें कहां से मिल गया? एमपी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से। एमपी ने इस संबंध में गुप्त रूप से डॉक्यूमेंट भी तैयार किए थे। उसे तो उसकी मौत के बाद ही खोला जाना था। वह मेरे पास है और उनमें सारा मामला दर्ज है। एमपी सावंत के डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद सारा मामला साफ हो जाता है। वह सारी फाइल एसएसपी को पहुंचा दी है मैंने। एमपी ने खुद उसे तैयार किया था और वह इस मामले में किसी प्राइवेट एजेंसी से भी मदद ली गई है। उस एजेंसी ने भी चंदन को दोषी ठहराया था। क्या बकते हो? अरे यार, मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर तुम किस आधार पर चंदन का केस लड़ने की ताल ठोक रहे हो? इसलिए कि चंदन उसका कातिल नहीं है। चंदन के स्थान पर उसका कोई गुर्गा हो सकता है। वह भी नहीं है
तुम्हारे डिपार्टमेंट की मैं मट्टी पलीत करके रख दूंगा और तुम अवार्ड की बात कर रहे हो। तुम नीचे जाओगे, सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, लाइन हाजिर मिलेगी। विजय के तो छक्के छूट गए। रमेश जिस आत्मविश्वास से कह रहा था, उससे साफ जाहिर था कि वह जो कह रहा है वही होगा। तो फिर तुम ही बताओ, असली कातिल कौन है? तुम्हारा सीएम जेएन है उसका कातिल। विजय उछल पड़ा। वह इधर-उधर इस प्रकार देखने लगा जैसे कहीं किसी ने कुछ सुन तो नहीं लिया। 1 मिनट, वह उठा और दरवाजा बंद करके आ गया। अब बोलो, वह फुसफुसाया। तुम इस खेत से हाथ खींच लो, रमेश ने भी फुसफुसाकर कहा। यह नहीं हो सकता। तुम चीफ कमिश्नर को गिरफ्तार नहीं कर सकते। नौकरी चली जाएगी, इसलिए कहता हूँ। तुम इस तफ्तीश से हाथ खींच लोगे तो जांच किसी और को दी जाएगी। वह चंदन को ही पकड़ेगा और मैं चंदन को छुड़ा लूंगा। तुम्हारा ना कोई भला होगा ना नुकसान। ये हो ही नहीं सकता, विजय ने मेज पर घूंसा मारते हुए कहा। नहीं हो सकता तो वर्दी की लाज रखो, ट्रैक बदलो और सीएम को घेर लो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और सबूत भी। जैसे ही तुम ट्रैक बदलोगे, तुम पर आफतें टूटनी शुरू होंगी। डिपार्टमेंट दबाव भी पड़ सकता है और तुम्हारी नौकरी तक खतरे में पड़ सकती है। परंतु शहीद होने वाला भले ही मर जाता है, लेकिन इतिहास उसे जिंदा रखता है, और जो इतिहास बनाते हैं वह कभी नहीं मरते। कोई भ्रष्ट अधिकारी तुम्हारे मार्ग में रोड़ा बनेंगे, जिनका नाम काले पन्नों पर होगा। मैं वादा करता हूँ रमेश, ऐसा ही होगा। परंतु ट्रैक बदलने के लिए मेरे पास सबूत तो होना चाहिए। सबूत मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। विजय ने हाथ मिलाया और उठ खड़ा हुआ। रमेश ने अगले दिन दिल्ली फोन मिलाया। कैलाश वर्मा को उसने रात भी फोन पर ट्राई किया था, मगर कैलाश से बात नहीं हो पाई। 11 बजे ऑफिस में मिल गया। मैं रमेश, मुंबई से। हाँ बोलो। अरे हाँ समझा, मैं आज ही 10,000 का ड्राफ्ट लगा दूंगा। तुम्हारी पेमेंट बाकी है। मैं उस बाबत कुछ नहीं बोल रहा। फिर खैरियत? अखबार तो तुम पढ़ ही रहे होंगे। पुलिस की अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा काम था हमने वही करना होता है, बेकार का लफड़ा नहीं करते। लेकिन जो काम तुम्हारा था वह नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने सावंत को... 1 मिनट, शॉर्ट में नाम लो। यह फोन है मिस्टर, सिर्फ एस बोलो। मिस्टर एस को जो जानकारी तुमने दी उसमें उसी का नाम है जिस पर तर्क हो रहा है। तुमने असलियत को क्यों छुपाया? जो सबूत मैंने दिया वही क्यों नहीं दिया? यह दोगली हरकत क्यों की तुमने? मेरे ख्याल से इस किस्म के उल्टे सीधे सवाल ना तो फोन पर होते हैं और ना फोन पर उनका जवाब दिया जाता है। बाय द वे, अगर तुम 10 की बजाय 20 बोलोगे वो भेज दूंगा, मगर अच्छा यही होगा कि इस बाबत कोई पड़ताल ना करो। मुझे तो अब तुम्हारा 10,000 भी नहीं चाहिए और आइंदा मैं कभी तुम्हारे लिए काम भी नहीं करने का। यार इतना सीरियस मत लो। दौलत बड़ी कुत्ती शय होती है। हम वैसे भी छोटे लोग हैं। बड़ों की छाया में सूख जाने का डर होता है ना, इसलिए बड़े मगरमच्छों से पंगा लेना ठीक नहीं होता। तुम भी चुप हो जाना और मैं 20,000 का ड्राफ्ट बना देता हूँ। शट अप। मुझे तुम्हारा एक पैसा भी नहीं चाहिए और मुझे भाषण मत दो। तुमने जो किया वह पेशे की ईमानदारी नहीं थी। आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहा। इतना कहकर रमेश ने फोन काट दिया। करीब 15 मिनट बाद फोन की घंटी फिर बजी। रमेश ने रिसीवर उठाया। एडवोकेट रमेश। मायादास बोलते हैं जी, नमस्कार। ओह, मायादास जी, नमस्कार। हम आपसे यह बताना चाहते थे कि फिलहाल जेएन साहब के लिए कोई केस नहीं लड़ना है। प्रोग्राम कुछ बदल गया है। हाँ, अगर फिर जरूरत पड़ी तो आपको याद किया जाएगा। बुरा मत मानना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे बाय द वे, जरूरत पड़ जाए तो फोन नंबर आपके पास है ही। आहो जी, आहो जी, नमस्ते। मायादास ने फोन काट दिया। रमेश जानता था कि 2-4 दिन में ही मायादास फिर संपर्क करेगा और रमेश को अभी उससे एक मीटिंग और करनी थी, तभी जेएन घेरे में आ सकता था। 3 दिन बाद विजय ने चंदन को चार्ज से हटा दिया और अखबार में बयान दिया
कि चंदन को शक के आधार पर तफ्तीश में लिया गया था, किंतु बाद की जांच के मामले ने दूसरा रूप ले लिया और इस कत्ल की वारदात के पीछे किसी बड़ी हस्ती का हाथ होने का संकेत दिया। सावंत कांड अभी भी समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। विजय ने इसे एक बार फिर नया मोड़ दे दिया था। उसी दिन शाम को माया दास का फोन आ गया। आपकी जरूरत आन पड़ी वकील साहब, आता हूँ। उसी जगह, वक्त भी 8। ठीक है। रमेश ठीक वक्त पर होटल जा पहुंचा। मायादास के अलावा उस समय वहां एक और आदमी था। यह व्यक्ति चेहरे से खतरनाक दिखता था और उसके शरीर की बनावट भी वेट लिफ्टिंग चैंपियन जैसी थी। उसके बाएं गाल पर तिल का निशान था और सामने के 2 दांत सोने के बने थे। सांवले रंग का वह लंबा तगड़ा व्यक्ति गुजराती मालूम पड़ता था। उम्र होगी कोई 40 वर्ष। यह बटाला है, मायादास ने उसका परिचय कराया। वैसे तो इसका नाम बटाला है, लेकिन अख्तर बटाला के नाम से इसे कम ही लोग जानते हैं। पहले जब छोटे छोटे हाथ मारा करता था तो इसे बट्टू चोर के नाम से जाना जाता था। फिर यह मिस्टर बटाला बन गया और कत्ल के पेशे में आ गया। इसका निशाना सधा हुआ है। जितना कमांड इसका राइफल, स्टेन गन या पिस्टल पर है, उतना ही भरोसा रामपुरी पर है। जल्दी ही हज करने का इरादा रखता है। फिर तो हम इसे हाजी साहब कहा करेंगे। बटाला जोर जोर से हंस पड़ा। अब जरा दांत बंद कर। मायादास ने उसे जब डपटा तो उसके मुंह पर तुरंत ब्रेक का जाम लग गया। वकील लोगों से कुछ छिपाने का नहीं मानता, वह बोला, और हम यह भी पसंद नहीं करते कि हमारा कोई आदमी तड़ी पार चला जाए। अगर बटाला को जुम्मे की नमाज जेल में पढ़नी पड़ गई तो लानत है हम पर जो अपुन को तड़ी पार करेगा हम उसको भी खलास कर देगा। बटाला ने फटे बाज की तरह घरघराती आवाज निकाली। तेरे को कई बार कहा, सुबह सुबह गरारे किया कर, वरना बोला मत कर। मायादास ने उसे घूरते हुए कहा। बटाला चुप हो गया। सावंत का कत्ल करते वक्त इस हरामी से कुछ मिस्टेक भी हो गई। इसने जुम्मन की टैक्सी को इस काम के लिए इस्तेमाल किया और जुम्मन उसी दिन से लापता है। उसकी टैक्सी गैराज में खड़ी है। यह जुम्मन इसके गले में पट्टा डलवा सकता है। मैंने कहा था कोई चश्मदीद गवाह ऐसा ना हो जो तुम्हें पहचानता हो। जुम्मन की थाने में हिस्ट्री शीट खुली हुई है और अगर वह पुलिस को बिना बताए गायब होता है तो पुलिस उसे रगड़ देगी। ऐसे में वह भी मुंह खोल सकता है। जुम्मन डबल क्रॉस भी कर सकता है। वह भरोसे का आदमी नहीं है। बटाला ने फिर कुछ बोलना चाहा, परंतु मायादास के घूरते ही केवल हिनहिनाकर रह गया। तो सावंत का मुजरिम ये है, रमेश बोला। आपको इसे हर हालत में सेफ रखना है वकील साहब। बोलो, क्या फीस मांगता? फीस मैं तब ले लूंगा जब काम शुरू होगा। अभी तो कुछ है ही नहीं। पहले पुलिस को बटाला तक तो पहुंचने दो, फिर देखेंगे। रमेश डिनर के बाद फ्लैट पर पहुंचा तो उसके पास सारी बातचीत का टेप मौजूद था। फिर भी उसने विजय को कुछ नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में छपा कि विजय ने वह टैक्सी बरामद कर ली है जिसे कातिल ने प्रयोग किया था। टैक्सी के मालिक का रूप सुंदर को एक रात हवालात में रखने के बाद सुबह छोड़ दिया गया। चालक जुम्मन गायब था। रमेश के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। इसका मतलब मायादास को पहले से पता था कि टैक्सी का सुराग पुलिस को मिल गया है और जुम्मन कभी भी आत्मसमर्पण कर सकता है। जुम्मन के हाथ आते ही बटाला का नकाब भी उतर जाएगा। शाम को रमेश से विजय खुद मिला। तुम्हारी बात सच निकली रमेश, कुछ मिला? जुम्मन ने सब बता दिया है। जुम्मन तुम्हारे हाथ आ गया? कब? वह रात ही हमारे हाथ लग गया था, लेकिन मैंने उसे हवालात में नहीं रखा। बैट स्टैंड के एक सुनसान बंगले में है। क्या तुमने अक्लमंदी की? मगर तुम जुम्मन को कैसे जानते हो? यह छोड़ो, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता था। तुम्हारे थाने का तुम्हारा कोई सहयोगी अपराधियों तक लिंक में है। कौन है यह तुम पता लगाओगी। मुझे पता लग चुका है, इसलिए तो मैंने जुम्मन से हवालात में पूछताछ नहीं की। बलदेव,
सब इंस्पेक्टर बलदेव। फिलहाल मैंने उसे फील्ड वर्क से भी हटा दिया है। जुम्मन ने बटाला का नाम खोल दिया है। स्टेन गन बटाला के पास है। आज रात मैं उसके अड्डे पर धावा बोल दूंगा। वह घाट कोपर में देसी बार चलाता है। मेरे पास उसकी सारी डिटेल आ गई है। चाहो तो रेट पर चल सकते हो। नहीं, यह तुम्हारा काम है। और फिर जब तुम बटाला को धर लो तो जरा मुझसे दूरी दूर रहना। क्यों? क्या उसका भी केस लड़ोगे? नहीं, मैं पेशे के प्रति ईमानदार रहना चाहता हूँ। हालांकि तुम खुद बटाला तक पहुंच गए हो, लेकिन इन लोगों को अगर पता चला कि उस केस के सिलसिले में तुम वहां जा रहे हो तो वे यही समझेंगे कि यह सब मेरा किया धरा है। मैंने तुम्हें लाइन सिर्फ इसलिए दी क्योंकि तुम गलत दिशा में भटक गए थे। अब सबूत तुम्हारा जुटाना का काम है। लेकिन जनाब, अगले हफ्ते नया साल शुरू होने वाला है और 10 जनवरी को आपकी शादी की वर्षगांठ होती है, याद है? इतना कहकर विजय ने 100-100 के नोटों की 6 गड्डियां रमेश के हवाले करते हुए कहा, तुम तो तकाजा भी भूल गए। यार सचमुच तूने याद दिला दिया। मेरे को तो याद भी नहीं था। माय गॉड, सीमा वैसे भी आजकल मुझसे बहुत कम बोलती है। मैरिज एनिवर्सरी पर उसे गिफ्ट दूंगा इस बार। घाट कोपर की एक बस्ती में बटाला का अवैध शराब का बार चलता था। बटाला देसी बार के ऊपर वाले कमरे में बैठा था। उसकी बगल में एक पेशेवर औरत थी जिसके साथ वह रमी खेल रहा था। पास ही एक बोतल रखी थी। तभी एक चेला अंदर आया। मुखबिर का खबर आएला। क्या? पुलिस का रेड इधर पड़ेला। आने दे, कोई नया इंस्पेक्टर होगा। जब आ जाए तो बोल देना। ऊपर को आए मेरे से बात कर लेने का। अब फुट जा। तभी पुलिस का सायरन बजा। बटाला पर कोई असर नहीं पड़ा। वह उसी प्रकार रमी खेलता रहा। खबर देने वाला नीचे चला गया। कुछ देर में तोड़ फोड़ की आवाजें गूंजने लगी। चेला फिर हांफता कांपता ऊपर आया। इंस्पेक्टर विजय है, तुमको गिरफ्तार करने आया है। बटाला ने उठकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ चेले के मुंह पर मारा। अपनी रिवॉल्वर हवा में घुमाई और फिर उसे जेब में डालता उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त बटाला ने फोन मिलाने के लिए डायल पर उंगली घुमाई, लेकिन वह चौंक पड़ा। टेलीफोन डेड पड़ा था। हमारा काम करने का तरीका कुछ पसंद आया? अचानक विजय ने उसी कमरे के दरवाजे पर कदम रखा। अब तुम किसी नेता को फोन नहीं मारेगा, थाने चलेगा सीधा। साले, बटाला ने रिवॉल्वर निकाली, लेकिन फायर करने से पहले विजय ने एक जोरदार ठोकर बटाला पर रसीद कर दी। बटाला लड़खड़ाया। विजय एकदम चीते की तरह उस पर झपटा और फिर विजय की रिवॉल्वर बटाला के सीने पर थी। पुलिस पर गोली चलाएगा साले, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा। अपन को ठीक से जान लेने का, नहीं तो नौकरी से हाथ धो लेगा। जनार्दन, रेडी के कुत्ते। विजय ने उसे एक ठोकर जड़ दी। इधर पूरी बस्ती को घेरा है मैंने, कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। मुंबई के जितने भी तेरे जैसे लोग हैं, मेरा नाम सुनते ही सबका पेशाब निकल जाता है। सावंत का कत्ल किया है तूने, चल। विजय ने बटाला के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। ए चल भाग यहाँ से, विजय ने पेशेवर युवती से कहा। बटाला को गिरफ्तार करके विजय गोरे गांव के लिए चल पड़ा। अभी बटाला से कुछ पूछताछ भी करनी थी, इसलिए वह उसे लेकर सीधा थाने नहीं गया। बैंड स्टैंड के उसी बंगले में गया जहां जुम्मन बंद था। यह तो थाना नहीं है बटाला जी, पर यह मेरा प्राइवेट थाना है। साले, यहाँ भूत भी नाचने लगते हैं। मेरी माँ से अभी तो तेरे से स्टेन गन बरामद करना है। उसके बाद बटाला की ठुकाई शुरू हो गई। बटाला को अधिक देर तक प्राइवेट कस्टडी में नहीं रखा जा सकता था। विजय ने सुबह जब उसे लॉकअप में बंद किया तो स्टेन गन भी बरामद कर ली थी। अब उसने पूरा मामला तैयार कर लिया था। उसे मालूम था बटाला को गिरफ्तार करते ही हंगामा होगा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उससे जवाब तलबी कर सकते थे। हुआ भी यही। मामला सीधा आईजी के पास पहुंचा। खुद एसएसपी सीधा थाने पहुंच गया। आज तक तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई, एसएसपी ने कहा, इसलिए बटाला को छोड़ दो। तुमने ठाणे जिले में कैसे हाथ डाल दिया? वहां की पुलिस। सर, अगर मैं वहां की पुलिस को साथ लेता तो बटाला हाथ नहीं आता। आखिरी वक्त तक वो यही समझता रहा कि उसी के थाने की पुलिस होगी।
अगर उसे जरा भी पता लग जाता तो उसे सावंत मर्डर केस में अरेस्ट किया जा रहा है तो वह हाथ नहीं आता। सावंत मर्डर केस, पहले चंदन, फिर यह बटाला। मैंने स्टेन गन भी बरामद कर ली है। देखो इंस्पेक्टर विजय, आईजी का दबाव है। घाटकोपर की उस बस्ती में तुम्हारे खिलाफ नारे लग रहे हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि जलूस निकलने लगे। तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो, इसका यह मतलब नहीं कि। सर प्लीज, आप केवल रिजल्ट देखिए, ये मत देखिए कि मैंने कौन सा काम किस तरह किया है। यही शख्स सावंत का हत्यारा है। मैं इसका रिमांड लूंगा ताकि असली हत्यारे को भी फंसाया जा सके। इसकी सावंत से क्या दुश्मनी थी? इसकी नहीं, यह तो मोहरा भी नहीं है, प्यादा भर है। इसने शूट किया, शूट किसी और ने कराया। मैं मुकदमा दायर कर चुका हूँ। अब रिमांड लूंगा और उस शख्स को गिरफ्तार करूंगा जिसने कत्ल करवाया है। विजय ने एसएसपी की एक ना सुनी। बटाला लॉकअप में बंद था। मुझे मालूम है सर, मेरी सर्विस भी जा सकती है, लेकिन इस थाने का चार्ज और सावंत मर्डर केस की तफ्तीश कर रहा हूं मैं। जब तक मेरी वर्दी मेरे पास है, पुलिस महकमे का बड़े से बड़ा अफसर भी मुझे काम करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, आईजी के सामने मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी। अब अपनी तारीफ खुद कर लेना, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सलाह यही है कि। सॉरी सर। एसएसपी चला गया। बटाला की गिरफ्तारी का समाचार ही सनसनीखेज था। सावंत मर्डर केस ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। इस नए मोड़ के सामने आते ही स्वयं मायादास एडवोकेट रमेश के घर पर आ पहुंचा। बटाला से वेस्टेन गन भी बरामद कर ली गई है जिससे मर्डर हुआ, रमेश ने कहा। तुम किस मर्ज की दावा हो? उसे फौरन जमानत पर बाहर करो भाई, मायादास ने कहा। अपनी फीस बोलो, लेकर आया हूँ, उसने अपना ब्रीफ केस रमेश की तरफ सरकाते हुए कहा। मायादास जी, बेशक आप माया में खेलते रहते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ इतना बता देना काफी समझता हूँ कि मैंने अपनी आज तक की वकालत की जिंदगी में किसी मुजरिम का केस नहीं लड़ा, जिसके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कत्ल उसी ने किया है। उसे मैं फांसी के तख्ते पर पहुंचाने में तो मदद कर सकता हूँ, मगर उसका केस लड़ने की तो सोच भी नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि तुम नशे में नहीं हो। आपका ख्याल दुरुस्त है मायादास जी, मैं नशे में नहीं हूँ। मगर तुमने तो कहा था तुम केस लड़ोगे। उस वक्त मैं नशे में रहा हूँगा। आई सी, नशे में ना हम हैं ना आप। मैं आपसे केस लड़वाने आया हूँ और आप उसे फांसी चढ़ाने की सोच बैठे हैं। दूसरे वकील बहुत हैं। नहीं मिस्टर रमेश सक्सेना, वकील सिर्फ तुम ही हो। हम जे.एन. साहब के पीए हैं और जे.एन. साहब जो कहते हैं वही होना होता है। मायादास ने फोन का रुख अपनी तरफ किया। जब तक वह नंबर डायल करता रहा तब तक सन्नाटा छाया रहा। नंबर मिलते ही मायादास ने कहा, सीएम साहब से बात कराओ, हम मायादास। कुछ पल बाद, हाँ सर, हम मायादास बोल रहे हैं सर। आपने जिस वकील को पसंद किया था उसका नाम रमेश सक्सेना ही है ना? हाँ, रमेश ही है। क्यों? दूसरी तरफ से पूछा गया। वो केस लड़ने से इनकार करता है। वो वकील कहता है बटाला को फांसी पर चढ़ाना होगा। उसको फोन दो। मायादास ने रमेश की तरफ घूर कर देखा, फिर रिसीवर रमेश को थमा दिया। लो, तुम खुद बात कर लो, सीएम बोलते हैं। रमेश ने रिसीवर लिया और क्रेडल पर रखकर कनेक्शन काट दिया। बहुत गड़बड़ हो गई मिस्टर वकील। मायादास उठ खड़ा हुआ। तुम जे.एन. साहब को नहीं जानते। इसका मतलब तो वह बताएंगे कि बटाला को पकड़वाने में तुम्हारा भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इंस्पेक्टर विजय तुम्हारा मित्र भी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम चलते हैं। जाते जाते ड्राइंग रूम में खड़ी सीमा पर मायादास ने नजर डाली। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आई। फिर वह मुस्कुराया और रमेश के फ्लैट से बाहर निकल आया। तुमने उसे नाराज करके अच्छा नहीं किया रमेश, सीमा बोली। कम से कम ये तो सोच लिया होता कि वह मुख्यमंत्री का पीए है। जनार्दन नागर रेड्डी अगर चाहे तो जज तक को उसका कहा मानना पड़ेगा। तुम तो मामूली से वकील हो। मैं मामूली वकील नहीं हूँ मैडम, इस गलतफहमी में मत रहना। यह मेरा बिजनेस है।
आप इसमें दखल ना दें तो बहुत मेहरबानी होगी। बटाला ने एक एमपी का मर्डर किया। एमपी का, जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। उसने लाखों लोगों का मर्डर किया, किसी एक का नहीं, समझी आप? मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि हमें चीफ मिनिस्टर से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। इतना कहकर सीमा अंदर चली गई। उसी रात को रमेश ने एक फोन रिसीव किया। हेलो रमेश, सक्सेना स्पीकिंग। दूसरी तरफ से कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर खामोशी टूटी। हम जीएन बोल रहे हैं, जनार्दन नागारेड्डी, चीफ मिनिस्टर। कहिए। कल कोर्ट में हमारा आदमी पेश किया जाएगा। तुम उसके लिए कल वकालतनामा पेश करोगे और उसे तुरंत जमानत पर रिहा कराओगे। यह हमारा हुक्म है। हम बड़े जिद्दी हैं। हमने भी तय कर लिया है, तुम ही इस केस को लड़ोगे और तुम ही बटाला को रिहा करवाओगे। पसंद आई हमारी जिद? इससे पहले कि रमेश कुछ बोलता, दूसरी तरफ से फोन कट गया। गो टू हेल, रमेश ने रिसीवर पटक दिया। सुबह वह नित्य क्रम के अनुसार ठीक समय पर कोर्ट के लिए रवाना हो गया। कोई खास बात नहीं थी। इससे पहले भी कई लोग उसे धमकी दे चुके थे, परंतु उसका मन कभी विचलित नहीं हुआ था। ना जाने आज क्यों उसे बेचैनी सी लग रही थी। मुंबई की समुद्री हवा भी उसे अजनबी सी लग रही थी। कोर्ट में उसका मन नहीं लगा। बटाला को पेश किया गया था कोर्ट में। किसी वकील ने उसकी पैरवी नहीं की। अगले 3 दिन की तारीख लगा दी। रमेश को यह अजीब सा लगा कि बटाला की पैरवी के लिए कोई वकील नहीं किया गया था। न जाने क्यों उसका दिल असामान्य रूप से धड़कने लगा। शाम को वह घर के लिए रवाना हुआ। वह अपनी फ्लैट पर पहुंचा। उसने बेल बजाई। दरवाजा कुछ पल बाद खुला, लेकिन दरवाजा खोलने वाला ना तो नौकर था और ना सीमा। एक अजनबी सा फटा फटा चेहरा नजर आया जो दरवाजे के बीच खड़ा था। अजीब सा लंबा तड़ंगा व्यक्ति जो काली जैकेट और पतलून पहने था। सॉरी, रमेश ने समझा उसने किसी और के फ्लैट की बेल बजा दी है। मैंने अपना फ्लैट समझा था। फ्लैट आप ही का है, उस व्यक्ति ने रास्ता दिया। आइए आइए। रमेश सकपका गया। तो तुम? हम तो थोड़ी देर के लिए आपके मेहमान हैं। रमेश ने धड़कते दिल से अंदर कदम रखा। फ्लैट की हालत उसे असामान्य सी लग रही थी। बड़ा अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उस शख्स ने रमेश के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और रमेश के पीछे चलने लगा। मगर रमेश पलटा। बेडरूम में उस व्यक्ति ने पीले दांत चमकाते हुए कहा। रमेश तेजी के साथ बेडरूम में झपट पड़ा। वहां पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें तेज चलने लगी थी और फिर बेडरूम का दृश्य देखते ही उसकी आंखें फट पड़ी। वह जोर से चीखा, सीमा। तभी रिवॉल्वर की नाल उसकी गुद्दी से चिपक गई। अब मत चिल्लाना। यह उस शख्स की आवाज थी जिसने दरवाजा खोला था। उसके हाथ में अब रिवॉल्वर था। उसने रमेश को एक कुर्सी पर धकेल दिया। एक शख्स खिड़की के पास पर्दा डाले खड़ा था। उसके हाथ में जाम था। वह धीरे धीरे पलटा। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, रमेश एक बार फिर तिलमिला उठा। हरामी, साले, मायादास। बाकी के शब्द मायादास ने पूरे किए। बांध दो इसे। कमरे में 2 बदमाश और मौजूद थे। उन्होंने फौरन रमेश की मुश्कें कसनी शुरू कर दी। रमेश को इस बीच में एक झापड़ भी पड़ गया था, जिसमें उसका होठ फट गया। मायादास ने जाम रमेश के चेहरे पर फेंका। अभी हमने सिर्फ तुम्हारी बीवी के कपड़े उतारे हैं। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जो या तो वह मर जाए या तुम आत्महत्या कर लो। हम तो तुम्हें सिर्फ नमूना दिखाने आए थे। तुम चाहो तो बांद्रा पुलिस को फोन कर सकते हो। वहां से भी कोई मदद नहीं मिलने वाली। मायादास घूमकर सीमा के पास पहुंचा। सीमा का मुंह टेप से बंद किया हुआ था। उसके हाथ पांव बेड पर बंधे थे और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। डियर स्वीट बेबी, तुम अभी भी बहुत हसीन लग रही हो। दिल तो हमारा बहुत मचल रहा है, मगर सीएम साहब का हुक्म है कि हम दिल को संभाल कर रखें, क्योंकि आगे का काम करने का शौक उन्हीं का है। हरामजादे, रमेश चीखा। रमेश के एक थप्पड़ और पड़ा। साले, अपने आप को हरिश्चंद्र समझता है, मायादास गुर्राया। अभी तेरे को हम 3 दिन की मोहलत देने आए हैं। जीएन साहब की जिद यही है कि तू ही बटाला को छुड़ाएगा। 3 दिन बाद तेरी बीवी के साथ जीएन साहब के नाजायज संबंध
बंध जाएंगे। इसके बाद इसे हम सबके हवाले कर दिया जाएगा। तेरा नौकर बाथरूम में बेहोश पड़ा है, पानी छिड़क देना, होश आ जाएगा। मायादास उस समय सिगरेट पी रहा था। उसने सिगरेट सीमा के सीने पर रखकर बुझाई। सीमा केवल तड़पती रह गई, मुंह बंद होने के कारण चीख भी ना सकी। मायादास ने कहा और बाहर निकल गया। उन सबके जाते ही रमेश हांफता हुआ जल्दी से उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी प्यारी पत्नी को इस रूप में देखकर ही रमेश कांप गया था। उसने सीमा के बंधन खोले, उसके मुंह से टेप हटाया। मम्मा, मुझे माफ कर दो डार्लिंग, मैं बेबस था। शट अप। सीमा इतनी जोर से चीखी कि उसे खांसी आ गई। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं रहा, क्योंकि 3 दिन बाद मेरी जो गत बनने वाली है वह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीमा रोती हुई वार्डरोब की तरफ भागी, टॉवल लपेटा और सीधे बाथरूम में चली गई। सीमा प्लीज। वह बाथरूम से ही चीख रही थी। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रह जाता हरिश्चंद्र। मैं अब तुम जैसे कंगले वकील के पास एक पल भी नहीं रहूंगी, समझे? सीमा, मेरी बात तो सुनो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। रमेश ड्राइंग रूम में पहुंचा, पुलिस को फोन मिलाया। बांद्रा थाने का इंचार्ज अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। मैं एडवोकेट रमेश सक्सेना बोल रहा हूँ। यही कहना है ना कि आपके फ्लैट पर मायादास जी कुछ गुंडों के साथ आए और आपकी बीबी को नंगा कर दिया? तुम्हें कैसे मालूम? वकील साहब, जब तक रेप केस ना हो जाए पुलिस को तंग मत करना। मामूली छेड़छाड़ के मुकदमे हम दर्ज नहीं करते। सॉरी। फोन कट गया। सीमा अपनी तैयारियों में लग चुकी थी। उसने अपने कपड़े एक सूटकेस में डाले और रमेश उसे लाख समझाता रहा, मगर सीमा ने एक ना सुनी। मुझे एक मौका और दो प्लीज, रमेश गिड़गिड़ाया। एक मौका? वह बेफरी शेरनी की तरह पलटी। तो सुनो, जिस दिन तुम मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपया जमा कर दोगे उस दिन मेरे पास आ जाना। शायद तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस मिल जाए। 25 लाख? 25 लाख मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं जी सकता। चोरी करो, डाका डालो, कत्ल करो, चाहे जो करो, 25 लाख मेरे खाते में दिखा दो। सीमा तुम्हें मिल जाएगी, वरना कभी मेरी ओर रुख मत करना, कभी नहीं। कब तक? सिर्फ 1 महीना। प्लीज ऐसा ना करो। 10 जनवरी की तो हमारी शादी की वर्षगांठ है। प्लीज, मैं तुम्हें वह अंगूठी ला दूंगा। नहीं चाहिए मुझे अंगूठी। रमेश ने बहुत कोशिश की, परंतु सीमा नहीं रुकी और उसे छोड़कर चली गई। फ्लैट से बाहर रमेश ने टैक्सी को रोकने की भी कोशिश की, परंतु सीमा नहीं रुकी। रमेश हताश सा वापस फ्लैट में पहुंचा। रमेश का ध्यान आया कि नौकर बाथरूम में बेहोश पड़ा है। उसने तुरंत नौकर पर पानी छिड़का, उसे होश आ गया। तू जाकर पीछा कर, देख तो सीमा कहाँ गई है। क्या क्या हो गया मालकिन को साहब? पता नहीं, वह हमें छोड़कर चली गई। जा देख, बाहर देख, टैक्सी कर, कुछ भी कर, उसे बुलाकर ला। नौकर नंगे पांव ही बाहर दौड़ पड़ा। रमेश के कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। उसका होठ सूखा हुआ था, बाई आंख के नीचे भी नील का निशान और सूजन आ गई थी, लेकिन इस सब की तरफ तो उसका ध्यान ही ना था। वह सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था और उसकी अकल जैसी जाम होकर रह गई थी। फिर उसने विजय का नंबर मिलाया। विजय फोन पर मिल गया। विजय, बटाला को छोड़ दे, फौरन छोड़ दे उसे। रमेश पागलों की तरह बोल रहा था। नहीं छोड़ेगा तो मैं छुड़ा लूंगा उसे। और सुन, तेरे पास 25 लाख रुपया है? फोन पर बातचीत से ही विजय ने समझ लिया कि दाल में काला है। मैं आ रहा हूँ, विजय ने कहा। हाँ, जल्दी आना, 25 लाख लेकर आना। 15 मिनट बाद ही विजय और वैशाली रमेश के फ्लैट पर थे। नौकर तब तक खाली हाथ लौट आया था। दरवाजे पर ही उसने विजय को सारी बात समझा दी। अब विजय और वैशाली का काम था रमेश को ढांढस बंधाना। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करो उसकी, विजय बोला। नहीं नहीं, वह कह रहा था कि जब तक रेप नहीं होता कोई मुकदमा नहीं बनता। प्लीज, आपको क्या हो गया सर? वैशाली की तो आंखों में आंसू आ गए। लीव मी अलोन। अचानक रमेश हिस्टीरियाई अंदाज में चीख पड़ा। वह मुझे छोड़कर चली गई तो चली जाए, चली जाए। रमेश बेडरूम में घुसा और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरे ख्याल से वैशाली, तुम यहीं रहो। भाभी के इस तरह जाने से रमेश की दिमागी हालत ठीक नहीं है।
मैं जरा बांद्रा थाने होकर आता हूँ, देखता हूँ कौन थाना इंचार्ज है जो रेप के नीचे बात ही नहीं करता। 2 दिन बाद रमेश बेडरूम से बाहर निकला। इस बीच उसने कुछ खाया पिया ना था। उसने पुलिस से मदद लेने से भी इनकार कर दिया। वैशाली इन 2 दिनों इसी फ्लैट पर थी और कोशिश कर रही थी कि रमेश अपनी रूटीन की जिंदगी में लौट आए। इस बीच रमेश बराबर शराब पीता रहा था। वैशाली अंततः उसकी कोशिश में कामयाब हुई। रमेश ने स्नान किया और नाश्ते की टेबल पर आ गया। सीमा का कोई फोन तो नहीं आया? रमेश ने पूछा। आप धीरज रखिए, हम सीमा भाभी को मनाकर ले आएंगे। वह भी तो आपको बहुत चाहती हैं। 2-4 दिन में गुस्सा उतर जाएगा, आ जाएंगी। और किसी का फोन मैसेज वगैरह? कोई शंकर नागारेड्डी है, 3-4 बार उसका फोन आया था। वह आपसे मुलाकात का वक्त तय करना चाहता है। शंकर नागारेड्डी? मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है। हाँ, जनार्दन नागारेड्डी का नाम जरूर जहन से चिपक सा गया है। जनार्दन नहीं, शंकर नागारेड्डी। क्यों मिलना चाहता है? किसी केस के संबंध में। कैसे केस है? वह तो उसने नहीं बताया। उसका फोन फिर आएगा। आप समय तय कर लें तो मैं उसे बता दूं। ठीक है, आज शाम 7 बजे का समय तय कर लेना। मैं घर पर ही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। फिलहाल कोर्ट के मैटर तुम देख लेना। वह तो मैं देख ही रही हूँ सर, उसकी तरफ से आप चिंता ना करें। दोपहर 1 बजे शंकर का फोन फिर आया। वैशाली ने मुलाकात का समय तय कर दिया। दिन भर रमेश वैशाली के साथ शतरंज खेलता रहा। विजय भी एक चक्कर लगा गया था। उसने भी एक बाजी खेली। सब सामान्य देखकर उसने वैशाली की पीठ थपथपाई। पुलिस में मामला मत उठाना, रमेश बोला। वैसे तो मैं खुद बाद में यह मामला उठा सकता था, मगर इससे मेरी बदनामी होगी। कैसे कहूंगा कि मेरी बीवी? ठीक है, मैं समझ गया। जिसके साथ बलात्कार होता है, पता नहीं वह महिला और उसके अभिभावकों पर क्या गुजरती होगी जब वह कानूनी प्रक्रिया से गुजरते होंगे। कल बटाला को पेश किया जाना है ना? हाँ, मुझे उम्मीद है रिमांड मिल जाएगा और उसकी जमानत नहीं होगी। एमपी सावंत की पत्नी भी सक्रिय है। वे बटाला की किसी कीमत पर जमानत नहीं होने देंगे। मुझे उम्मीद है कि जब मैं जेएन को लपेटूंगा तो पूरी लाठी मेरे हाथ होगी और कोई ताज्जुब नहीं कि कोई आंदोलन खड़ा हो जाए। तुम काम करते रहो, रमेश ने कहा। 7 बजे शंकर नागारेड्डी उससे मिलने आया। रमेश सोच रहा था कि वह शख्स अधेड़ आयु का होगा, परंतु शंकर एकदम जवान पट्टा था। रंगत सांवली जरूर थी, किंतु व्यक्तित्व आकर्षक था। लंबा छरहरा बदन और चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी थी। मुझे शंकर नागारेड्डी कहते हैं। हेलो, रमेश ने हाथ मिलाया और शंकर को बैठने का संकेत किया। शंकर बैठ गया। फ्लैट का एक कमरा रमेश का दफ्तर होता था। दाएं बाएं अलमारियों में कानून की किताबें भरी हुई थी। मेज के टॉप पर इंसाफ की देवी का एक छोटा बुत रखा हुआ था। बाईं तरफ टाइपराइटर था। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा एक केस है, मैं वह केस आपको देना चाहता हूँ। केस क्या है? कत्ल का मुकदमा। ओह, क्या आप मेरे बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? जी हाँ, कुछ नहीं, काफी जानकारी रखता हूँ। मसलन आप एक ईमानदार वकील हैं, किसी अपराधी का केस नहीं लड़ते। आप पहले केस को इन्वेस्टिगेट करके खुद पता करते हैं कि जिसकी आप पैरवी करने जा रहे हैं वह निर्दोष है या नहीं। बस बस, इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब बताइए कि किसका मर्डर हुआ और किसने किया? मर्डर अभी नहीं हुआ, और जब मर्डर हुआ ही नहीं तो हत्यारा भी अभी कोई नहीं है। क्या मतलब? पहले तो आप यह जान लीजिए कि मैं आपसे केस किस तरह का लड़वाना चाहता हूँ। मुझे मर्डर से पहले इस बात की गारंटी चाहिए कि मर्डर में जो भी अरेस्ट होगा वह बरी होगा, और यह गारंटी मुझे एक ही सूरत में मिल सकती है। वह सूरत क्या है? यह है कि मर्डर आप खुद करें। व्हाट नॉनसेंस! रमेश उछल पड़ा। तुम यहाँ एक वकील से बात करने आए हो या किसी पेशेवर कातिल से? मैं जानता हूँ कि जब आप खुद किसी का कत्ल करेंगे तो दुनिया की कोई अदालत आपको सजा नहीं दे पाएगी। यही एक गारंटी है। बस, अब तुम जा सकते हो। रास्ता मुझे मालूम है वकील साहब, लेकिन जाने से पहले मैं 2 बातें और करूंगा। पहली बात तो यह है कि मैं उस केस की आपको कुल मिलाकर जो रकम दूंगा वह 25 लाख होगा। 25 लाख? तुम बेवकूफ हो क्या? अरे, किसी पेशेवर कातिल से मिलो। हद से हद तुम्हारा काम 1 लाख में हो जाएगा।
और फिर 25 लाख। रमेश को एकदम ध्यान आया कि सीमा ने इतनी ही रकम मांगी थी। 25 लाख ही क्यों? 25 लाख क्यों? अच्छा सवाल है। बिना शक कोई पेशेवर कातिल बहुत सस्ते में ये काम कर देगा, लेकिन उस हालत में देर सवेर फंदा मेरे गले में ही आकर गिरेगा। और आपके लिए मैंने ये रकम इसलिए लगाई है क्योंकि मैं जानता हूँ इससे कम में आप शायद ऐसा डिफिकल्ट केस नहीं लेंगे। रमेश ने उसे घूर कर देखा। दूसरी बात क्या थी? आपने यह तो पूछा ही नहीं, कत्ल किसका करना है। दूसरी बात यह है, हो सकता है कि कत्ल होने वाले का नाम सुनकर आप तैयार हो जाएं। उसका नाम है जनार्दन नागारेड्डी। जनार्दन? हाँ, वही, चीफ मिनिस्टर जनार्दन नागारेड्डी, यानी जेएन। मैं जानता हूँ कि जब आप यह कत्ल करोगे तो अदालत आपको रिहा भी करेगी और मुझ तक पुलिस कभी ना पहुंच सकेगी। नेवर, यह नहीं होगा, यह हो ही नहीं सकता। यह रहा मेरा कार्ड, इसमें मेरा फोन नंबर लिखा है। अगर तैयार हो तो फोन कर देना, मैं आपको 10 लाख एडवांस भिजवा दूंगा, बाकी काम होने के बाद। अपना विजिटिंग कार्ड टेबल पर रखकर शंकर नागारेड्डी गुड बाय करता हुआ बाहर निकल गया। रमेश ने कार्ड उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दिया। कैसे कैसे लोग मेरे पास आने लगे हैं। अगले दिन रमेश को पता चला कि पर्याप्त सबूतों के अभाव के कारण बटाला को जमानत हो गई। विजय उसको रिमांड नहीं ले सका। उसके आधे घंटे के बाद माया दास का फोन आया। देखा हमारा कमाल, वे अगली तारीख तक बरी हो जाएगा। तुम जैसे वकीलों की औकात क्या है? तुमसे ऊपर जज होता है साले। अब हम उस दरोगा की वर्दी उतरवाएंगे। तू उसकी वर्दी बचाने के लिए पैरवी करना, जरूर करना, और तब तुझे पता चलेगा कि मुकदमा तू भी हार सकता है, क्योंकि तू उसकी वर्दी नहीं बचा पाएगा। जेएन से टक्कर लेने का अंजाम तो मालूम होना ही चाहिए। रमेश कुछ नहीं बोला। फोन कट गया। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होती हूँ। देखिए।